Welcome, my dear students. Welcome to the first lecture of CA Inter Corporate and Other Laws with me, CA Preeti Agarwal. ये इतना बड़ा माइलस्टोन है ना हमारे लिए कि जब मैं भी क्लास में जाती हूँ, जब मेरे ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं, फाउंडेशन में जो स्टूडेंट होता है ना, वो एकदम लाइक 11th-12th का छोटा-सा बच्चा लगता है, लेकिन जैसे ही वो फाउंडेशन क्लियर हो जाता है ना, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल रहता है। मैं तो पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ, आप जस्ट वेट करो। आपका बच्चा जब फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा ना, आप पहचान नहीं पाओगे उसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। हम इतने क्लियर हो जाते हैं कि भई हमको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको भी अपने में ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। सो वेलकम दैट ट्रांसफॉर्मेशन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ वेरी, वेरी डिफरेंट फेज़ ऑफ योर लाइफ। सीए इंटर बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप पास हो जाओगे ना, तो आपको लगेगा एवरी मिनट, every effort that you have put was worth it. लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जहां मुझे लगता है कि अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की होगी ना, तो ये आपको एग्रीगेट दिलवा सकता है। आपको तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपको पास तो होना ही है, लेकिन आपको उसके साथ साथ आपका एग्रीगेट भी बनाना है। यस, तो दिस इज वन सब्जेक्ट। आप अभी मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, मुझे पता है। आपको लगेगा कि मैम आप क्या बोल रहे हो, लॉ जैसा सब्जेक्ट कैसे एग्रीगेट बनाएगा, मतलब इतनी थ्योरी पढ़नी है, इतना कुछ लिखना है, और इंस्टीट्यूट तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट करते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल एकदम नेक्स्ट, मतलब बहुत बढ़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने देखा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप लॉ में अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो इसकी वजह से एग्रीगेट बनता है। मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, जिसको लॉ की वजह से वो ग्रुप पास हुई है, दोनों ग्रुप्स वो पास हो गई। सेट ऑफ भी मिला उसे, लेकिन वो सिर्फ लॉ की वजह से था। सो प्लीज स्टार्ट द सब्जेक्ट विद अ माइंडसेट कि मुझे इसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और वो क्लास में ही कर लेने हैं। कंसिस्टेंट रहना है। आजकल सोशल मीडिया पे यही सुनाई देता है ना, कंसिस्टेंट रहो, गलत नहीं बोल रहे हैं। रोज़ पढ़ाई करनी है। आप ये नहीं बोल सकते मैं 4 दिन पढ़ूँ फिर 3 दिन में नहीं पढ़ूँ, ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। टाइम कम है हमारे पास। बट आजकल हमें बहुत चीज़ें, मतलब सब कुछ जल्दी चाहिए रहता है ना। तो टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड। तो उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन, सिलेबस, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो सब कुछ चेंज हो गया है एंड वी मस्ट एक्सेप्ट दैट। यस, चलो। तो सबसे पहले तो पैट योर बैक कि भाई फाउंडेशन क्लियर करके आप एक एक बहुत ही प्रोफेशनल एग्जाम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यस, अच्छा, इसमें अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके पहले ये देख लेते हैं कि आईसीएआई के क्वेश्चंस पूछने के तरीके में क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आईसीएआई जो चेंज करता है ना, उसकी वजह से हमें भी चेंज होना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा टाइम था जब हम इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते थे लॉ जैसे सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन्स ये सब रिपीट होते थे। सिर्फ नाम चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत अमाउंट चेंज कर दिया, लेकिन एवरी ईयर, मतलब मैं स्टूडेंट्स को बोलती थी, देखो ये मेरे कंपाइलर में यहाँ पर है, ये मेरे बुक में इधर है। इतना मैं उनको बता सकती थी, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। हम आधे से ज़्यादा पेपर तो हमारी एक्जिस्टिंग बुक्स और मटीरियल एंड क्वेश्चन बैंक में से ही रहता था। लेकिन अब एआई आ गया है ना, एंड द एंटायर सिनेरियो हैज़ चेंज्ड, क्योंकि अभी नए क्वेश्चंस बनाना बहुत ईज़ी हो गया, पॉसिबल हो गया है। तो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और जो पेपर सेटिंग का तरीका है, वो सब कुछ चेंज हो गया है। उस हिसाब से हमें भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो आईसीएआई का जो पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका है, वो उसमें क्या चेंज हुआ है? तो ओल्ड सिलेबस, दैट इज़ बिफोर 2024, जब ये ओल्ड सिलेबस था, तो कंपनीज एक्ट के इतने हेवी चैप्टर्स नहीं थे उसमें, कम चैप्टर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक कंटिन्यूएशन था। अब फाउंडेशन में आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते हो, लेकिन ओल्ड सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्पेशल प्रोविजंस अब पढ़ते थे। एंड इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चंस रिपीट होते थे। लेकिन जब से न्यू सिलेबस आ गया, तब उन्होंने कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स बढ़ा दिए, वेटेज बढ़ा दिया, एमसीक्यू लेकर आ गए। और मैं बोलती हूँ ना, ये एमसीक्यू मतलब लाकर मुझे लगता है तो गलती कर दी। मैम आप क्या बोल रहे हो, एमसीक्यू लाके गलती कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? एमसीक्यू तो अच्छा है। एमसीक्यू में क्या होता है ना, अगर आप रॉन्ग तो पूरे मार्क्स गए, एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ से एमसीक्यू पूछ रहे हैं। यू हैव टू बी थरो विद ऑल द टॉपिक्स, आप कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है ना। और केस बेस्ड एमसीक्यू में एक क्वेश्चन
जो एक एमसीक्यू है वो एक चैप्टर का होगा, 2 एमसीक्यू कोई दूसरे चैप्टर के होंगे, मतलब पूरा सिनेरियो बनाया है, लेकिन वो सिनेरियो एक चैप्टर से नहीं भी हो सकता है। तो एमसीक्यू की वजह से आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना ही है, आप कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता एमसीक्यू कहाँ से आ रहा है। केस सिनेरियो बेस्ड, मतलब अगर 3 to 4 मार्क्स का एक सिनेरियो दे दिया और उस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए, वही सेक्शन पे अगर जो आप पढ़ के नहीं गए, सारे मार्क्स जाएँगे आपके। थ्योरी में क्या होता है, इधर-उधर थोड़ा बहुत प्रोविज़न के लिए तो आधा 1 मार्क मिल ही जाता है ना, एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता, रॉन्ग तो रॉन्ग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर कॉन्सेप्ट्स। इन्फ्लुएंस ऑफ एआई तो आजकल दिख ही रहा है। मतलब मुझे तो स्टूडेंट्स आके ही बोलते हैं, मैम ये तो एआई से ही जनरेट किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये तो चैट जीपीटी का ही क्वेश्चन लग रहा है। तो यस, एआई जनरेटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए हमने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको मैं क्लास में एआई जनरेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैम वो तो आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपका माइंड तो ट्रेन हो जाएगा ना। आपका माइंड ऐसी सिचुएशंस के लिए ट्रेन होगा जहां पर आपको अननोन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन, मतलब कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, वो सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना? तो वो कॉन्फिडेंस मैं आप में लेकर आऊंगी। मेरे क्लासरूम में जितने भी क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी, वो सारे एआई जनरेटेड क्वेश्चन होंगे, आईसीएआई के पैटर्न पे ही बेस्ड होंगे। आई नो कि ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, क्या तरीके का क्वेश्चन आता है, उतनी स्टडी हमने की हुई है क्वेश्चंस की। तो आई विल पिक अप दोज़ कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है ये आएगा ही आएगा और इस पे यही टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आई विल गेट दोज़ क्वेश्चंस जनरेटेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं पास्ट क्वेश्चंस को एकदम ही भूल जाऊँगी क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो उसमें से आई विल पिक अप क्वेश्चंस एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस इन द क्लास। देयर इज़ नो फिक्स्ड पेपर पैटर्न, मतलब मैं तो स्टूडेंट्स को ना ये बता-बता के थक गई हूँ कि बेटा कोई पेपर पैटर्न नहीं है। आप यूट्यूब से इन्फ्लुएंस मत हो, ये पेपर पैटर्न है, ऐसा ही आएगा, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। ये सब आपके टाइम वेस्ट करवाने के वीडियोज़ हैं। आप प्लीज़ इनको देख-देख के टाइम वेस्ट मत करो कि ये पेपर पैटर्न में ये क्वेश्चन 1 ए 4 मार्क्स, 1 बी 5 मार्क्स, ये जनरल क्लॉज़ेस से आएगा, ये कंपनीज़ एक्ट से आएगा। ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऐसा फॉलो करते आ रहा है, लेकिन वो फॉलो करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ वो सब देखने से तो अच्छा है कि 15 मिनट एक सेक्शन रिवाइज कर लो। तो मेरा पैटर्न तो यही रहने वाला है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट में डेप्थ, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमको चिंता ही नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वी आर रेडी टू सॉल्व। मैं आपको वो लेवल तक लाना चाहती हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इन टेलिंग यू कि इस पे 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन 1 बी रहने वाला है कि क्वेश्चन 2 सी रहने वाला है। वो नहीं मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट 100%, मतलब आपको एमसीक्यू आ जाए, केस बेस्ड आ जाए, सिंपल क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आए, आप कॉन्फिडेंटली लिख पाओगे, वो मेरी गारंटी है। तो कोई फिक्स्ड पेपर पैटर्न नहीं है। मैं ऑल्दो आपके साथ पिछले अटेम्प्ट का जो पेपर है वो डिस्कस करूँगी, बट वही आएगा, वो सोच के एग्ज़ाम में मत जाना। क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लाइक एक अटेम्प्ट था जहाँ पे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन एमटीपी, आरटीपी के डाले थे। तो पढ़ने तो है ना, पढ़ना है आपको। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। एमटीपी, आरटीपी करना है क्या? करना तो है, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस तो आपके लिए न्यू ही है ना। ये भी क्वेश्चन आपने पहले कभी देखे तो है नहीं। एक बार कर लो, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। और क्वेश्चन आंसर में क्या होता है ना, कभी मुझे लेक्चर में ना वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे क्लैरिटी आ जाती है। ओके, अब अप्लाई किया ना, अब वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो प्लीज मेरे क्वेश्चन बैंक में से सारे क्वेश्चंस आपको एक बार गो थ्रू करने ही करने हैं। मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू आता है, तो अब क्या है वो? आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। उस 100 मार्क्स में 30 मार्क्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं फॉर लॉ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉ, हाँ। तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, उसमें से 30 मार्क्स लॉ होगा। 30 मार्क्स एमसीक्यू होंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो एमसीक्यू हैं, ये सिंपल एमसीक्यू हो सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शंस है, सिंपल है। या फिर वो एक केस सिनेरियो भी हो सकता है, मतलब एक लेंदी केस होगा, उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है
और उसी पे बेस्ड 4, 3, 5 क्वेश्चंस होंगे, वो भी कुछ फिक्स्ड नहीं है। एक ऐसा भी अटेम्प्ट था जहां पर एक भी सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछा था, 6 के 6 केस सिनेरियो थे और 3-3 क्वेश्चंस पूछे थे उस पे बेस्ड। एक सिनेरियो उस पे 3 क्वेश्चन, एक सिनेरियो उस पे 3 क्वेश्चंस। पैटर्न ही चेंज कर दिया, कोई सिंपल एमसीक्यू नहीं पूछा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रीडिंग होनी चाहिए, रीडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, सिंपल या केस सिनेरियो कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो। नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। 2-2 मार्क के क्वेश्चन नहीं आएंगे फाउंडेशन जैसे, 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे ही आता है। अच्छा, क्योंकि इंस्टीट्यूट एआई की मदद लेता है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम पे तो उनको लगता है हाँ ये सही है, ये आंसर भी सही है। बाद में जब अटेम्प्ट हो जाता है, मतलब एग्जाम हो जाता है, फिर स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि यार इसका ऐसा भी आंसर हो सकता है अगर हम ये लॉजिक अप्लाई करें। तो कई बार आप सजेस्टेड आंसर्स अगर देखोगे ना, तो उसमें उन्होंने ऑल्टरनेट आंसर करके आजकल देना चालू किया है। दे हैव स्टार्टेड गिविंग ऑल्टरनेट आंसर्स आल्सो। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा है वो तो, क्योंकि आपने कोई दूसरा लॉजिक अप्लाई किया कि मैम ये तो ठीक है, ये तो मॉडल आंसर बोल रहा है, लेकिन क्या हम ऐसा सोच के ऐसा भी लिख सकते हैं? तो इंस्टीट्यूट आजकल उन चीजों को पहले भी मानता था, लेकिन अब तो वो सजेस्टेड आंसर्स में खुद ही लिख के दे रहे हैं, ये ऑल्टरनेट आंसर है, अगर आपने ये लिखा तो भी मार्क्स मिलेंगे। मैम मुझे ना बहुत ही डाउट था जब मैं आंसर लिख रही थी, तो वहां पर अजम्पशन ले दो कि मैंने ये अज्यूम किया, उसके बेसिस पे मैंने आंसर बनाया है। इंस्टीट्यूट आजकल तो खुद से सजेस्टेड आंसर्स में ऑल्टरनेट आंसर्स दे रहा है। अगर आप अपना लॉजिक लगा के वो फॉलो करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ना इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, उसमें ये चेंज हुआ है। न्यू सिलेबस में नए तरीके के क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, चैलेंजिंग है, एआई का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखता है, कोई फिक्स्ड पेपर पैटर्न नहीं है, क्योंकि 4 मार्क्स 5 मार्क्स ये सब चेंज होता रहता है। रिपीट क्वेश्चंस आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, एमटीपी आरटीपी हम करके जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कि सब कुछ आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल्दो ये लास्ट में बोलनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि क्लैरिटी होगी ना तो आप अपनी स्टडीज को प्रिपेयर कर पाओगे। मॉक टेस्ट पेपर जाके इंस्टीट्यूट में लिखना चाहिए क्या? नहीं, आपको ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस फाउंडेशन में हो गई है। मॉक टेस्ट पेपर जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो उस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करें, फाउंडेशन में आपने जाके लिखा, मॉक टेस्ट भी लिखा, मेन एग्जाम भी लिखा, आपको वो एटमॉस्फेयर का अब एक्सपीरियंस है। तो मैम क्या लिखे फिर मॉक टेस्ट में? आई विल गिव यू द पेपर, मैं आपको पेपर दूंगी एज पर आईसीएआई पैटर्न, वो आप सॉल्व कर लो, दैट्स इनफ। एक करेंगे, आपको चाहिए तो मैं आपको एक और पेपर भी दूंगी, मैम मेरे को 2 एमटीपीज दे दो, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट का करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप अगर आपको ये लिखना है आपके नोटबुक में, तो मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड करने ही वाली हूँ, आप बाद में आके लिख सकते हो। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अवर अप्रोच फॉर एवरी चैप्टर, और मुझे इसकी क्लैरिटी आपको डे 1 से देनी है। आपको ये दिमाग में रखना ही है, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैम मैं अभी कैसे पढ़ूं, क्या करूं, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच, मैं नहीं बताने वाली आपको, यही मेरा अप्रोच रहने वाला है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, नाउ फॉर एवरी चैप्टर आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। स्टेप नंबर 1, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना बाद में रिकॉर्डिंग में भी आप आके शांति से लिख सकते हो। स्टेप 1, वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन चार्ट्स। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं? कोई भी चैप्टर शुरू होगा ना स्टूडेंट्स, आप मेरी टेक्स्ट बुक देखना, मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है ना, मेरी कॉन्सेप्ट बुक में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना सेक्शन नंबर्स होंगे। अच्छा मैम कॉन्सेप्ट बुक कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूं, तो ये देखो, ये ना मैंने निकाल के रखी है इधर, ये रही। आपको 2 बुक्स मिली होंगी,
ये है मेरी कॉन्सेप्ट बुक। इसका ना कवर पेज शायद अभी चेंज होगा, क्योंकि ना मुझे प्रिंटर बोल रहा था मैम ये थोड़ा-थोड़ा ब्लर लग रहा है, आप कवर पेज थोड़ा और अच्छा बनाओ। तो शायद इसका कवर पेज चेंज हो जाएगा, शायद मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे बाद में, तो आपको लगेगा मैम कवर पेज आपने दिखाया वो अलग है, हमको जो बुक मिली है वो अलग है। हाँ, इसका कवर पेज पे मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, मुझे प्रिंटर बोल रहा है मैम अभी बहुत आप कितने साल से ये यूज़ कर रहे हो, थोड़ा-सा चेंज कराओ। तो मुझे लगता है ठीक है, चलो अभी थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए ना। तो इसका कवर मैं चेंज करूँ कि कंटेंट वही रहेगा, चिंता मत करो, उतना मैं ध्यान दूँगी, ठीक है? अच्छा, तो आपको मेरी कॉन्सेप्ट बुक मिली होगी, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी मिलेगी आपको, ठीक है? जिसमें सेक्शन नंबर का फ्लो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एग्ज़ाम्पल सब होंगे। ये जो आपको सॉफ्ट कॉपी दिख रही है ना मेरी, ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट बुक है, ये वही है। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज दिस ओनली ड्यूरिंग द लेक्चर। तो आपको कभी ऐसे नहीं लगेगा मैम आप जो पढ़ा रहे हो और हमारे पास जो है वो तो अलग है। नहीं, जो आपके पास है मैं उसी में से पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो ये हो गई मेरी कॉन्सेप्ट बुक। इसी में से हम पूरा लेक्चर पढ़ेंगे। फिर ये है हमारी कंपाइलर बुक। दिस इज द क्वेश्चन बैंक बुक। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं विथ प्रॉपर फॉर्मेट, प्रोविजंस, फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। ये सारे आईसीएआई के क्वेश्चंस हैं। एमटीपी, आरटीपी, पास्ट एग्जाम, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, सब कुछ है इसमें। अगर आपने ये 2 बुक्स पढ़ ली ना, तो फिर आपको इंस्टीट्यूट का कोई भी मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपको मॉड्यूल भी खोलने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ कवर्ड है। बुक अगर आप देखोगे, it is in very simple language as compared to ICAI। तो यही आपको लर्न करनी है, लेकिन इसमें से कुछ ऑप्शन में मत छोड़ना, मैंने वो सब छोड़ के ही बुक बनाई है। ये बुक आपको एक का एक पेज, एक का एक लाइन, एक का एक वर्ड लर्न करना है। मैम सिर्फ रीड कर लिया नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, लर्न करना है। मैम वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम में? अरे लर्न करोगे तब तो जाके 60-70% आप लिख पाओगे ना। तो लर्न करना है आपको, ठीक है? ये पूरी बुक लर्न करनी है, हो जाएगी, डोंट वरी। तो ये बुक आप पूरी लर्न करोगे। अच्छा, और ये क्वेश्चन बैंक बुक है जो हम कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसी के साथ साथ आपको एक चार्ट बुक भी मिली होगी। ओके, सो दिस इज माय कलरफुल A3 साइज चार्ट बुक। अब आप देखोगे ना, तो इसके ना यहाँ पे परफोरेशन है, आपको ना छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे देखो परफोरेशन है। तो आप चाहो तो ये चार्ट्स आपके स्टडी टेबल पे चिपका भी सकते हो, अगर आपको फाड़ना है तो। और नहीं करना है तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलती हूँ कि ठीक है, क्या करना है आपको, ये जो चार्ट्स है ना, दे विल हेल्प यू टू रिवाइज। जैसे अभी आप आगे बढ़ते गए, पिछला भूलते जाओगे, तो ये आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। एंड जब भी आप रिविजन कर रहे हो उस चैप्टर की, वो चार्ट ओपन करके ना अपने स्टडी टेबल पे सामने ऐसे फोल्ड करके रख दो। चलो ये बुक हो गई मेरी, तो मैं ये ऐसे सामने रख दूंगी। मैं पढ़ रही हूँ, सिर उठाया, हाँ ये वर्ड मैंने पढ़ा, ये प्रोविजन तो मैंने अभी पढ़ा था। फिर मैं पढ़ रही हूँ, ऊपर आए, ये क्या लिखा है? अरे ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, वापस देखो, पढ़ो पढ़ो। चार्ट 3 दिन, मैं तो बोलती हूँ अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो तीनों दिन ये चार्ट आपके सामने रखो। तो आपको बार बार वो कॉन्सेप्ट दिखता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। चार्ट्स है वो ना फोटोग्राफिकली आपके मेमोरी में फिट हो जाएंगे, ठीक है? तो जब भी आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, तो चार्ट बुक सामने ऐसे डिस्प्ले पे रख दो। तो 3 बुक्स आपको मिली है मेरे मेरे से। वन इज द मेन लॉ बुक, देन यू हैव दिस इज द मेन लॉ बुक, दिस इज द कंपाइलर, दैट इज माय क्वेश्चन बैंक। ये मेरी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक बुक। एंड आपको मिली है एक A3 साइज कलर चार्ट बुक, ठीक है? चलो, अब बुक्स हमको समझ में आ गई हमारे पास क्या मिली है। लेक्चर देखने के टाइम पे मुझे आपकी कॉन्सेप्ट बुक हमेशा आपके पास चाहिए, ठीक है? तो हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है, आप अगर मेरी बुक देखोगे ना, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने सेक्शन नंबर की लिस्ट दी है आपको। अब ये सेक्शन नंबर हम कैसे लर्न करें, क्योंकि सेक्शंस तो लिखने हैं एग्जाम में। आई विल गिव यू अ स्टोरी, ठीक है? तो मैंने ना ऐसे थोड़े थोड़े सेक्शंस को ग्रुप करके ना उसकी स्टोरी बनाई है। ओके, तो मैं आपको वो स्टोरी देने वाली हूँ। वो स्टोरी आप सेक्शन नंबर के साथ अपनी नोटबुक में लिखोगे।
अब एक उसमें ना प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं क्लास में ये सिखाते टाइम पे फिर मैं बोलूँ मैं वेट करूँ, तो मेरी क्लास तो उसी में खत्म हो जाएगी आपके लिखने में। तो जब आप ये स्टोरी कर रहे हो ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ बाद में रिकॉर्डिंग में आके उसको लिख लेना। अदरवाइज़ क्या होगा, मेरा आधा घंटा वेटिंग में ही निकल जाएगा एंड आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है? तो स्टोरी जो है वो मैं क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, फिर जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ना, तब आप वो स्टोरी अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है? बाकी में तो चार्ट्स में आई विल वेट फॉर यू टू राइट एंड फिनिश इट। लेकिन यहाँ पर प्लीज़ स्टोरी आप खुद से बाद में रिकॉर्डिंग से लिख लेना, ओके? तो मैं आपको पूरी स्टोरी दूँगी, मेरे पास है देखो, मैंने बनाई थी स्टोरी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे स्टोरी मिलने वाली है। ये देखो। तो इस तरीके से ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर के मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। दीज़ आर ऑल द क्लॉज़ेज़, डेफिनिशनल क्लॉज़ेज़ स्टार्टिंग विथ ए। तो मैंने पूरी स्टोरी बनाई हुई है और जो सेक्शन है ना, ये क्लॉज़ है, उसको मैंने हाइलाइट किया हुआ है। ओके? तो इस तरीके से आपको वो पूरी स्टोरी लिखनी है। ओके? क्लॉज़ेज़ स्टार्टिंग विथ ए, बी, मैंने ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स करके स्टोरी बनाई है। तो सेक्शन नंबर लर्न हो ही जाएगा आपको। ओके? तो सबसे पहले हम स्टोरी के फॉर्म में सेक्शंस करेंगे। देन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि ये चैप्टर में किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, हम क्यों पढ़े। जैसे अगर हम शेयर और शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल एक उसकी सिचुएशन जो हमारी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स है, उसके थ्रू आई विल फर्स्ट डिस्कस कि वो चैप्टर क्या चीज़ें कवर करता है, ठीक है? वो करने के बाद देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन और हर कॉन्सेप्ट में ओके फॉर एवरी सेक्शन आई विल गिव यू सच काइंड ऑफ हैंड रिटन नोट्स। ये देखो, सपोज हम 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ये मेरा चार्ट है जो मैंने आपके साथ लेक्चर में डिस्कस किया। तो ये चार्ट आप अपने नोटबुक में लिखोगे, ओके? ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ओपीसी का नाम क्या होता है, कैसे होता है और ये एक्चुअली में ओपीसी रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। सो आई विल टेक यू टू द वेबसाइट ऑफ एमसीए या फिर एक लिस्ट होगी कि देखो ये एक्चुअली में रजिस्टर्ड है, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाई दे उसका। सो दिस इज़ एक्चुअली ये देखो ना, दीज़ आर ये एक बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है। इसमें से दीज़ आर कंपनीज़ नेम्ड एज़ ओपीसी, तो देखो एक्चुअली में वो नेम कैसे होता है। ये उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, उसका डिकोड करके आई विल टेल यू। तो इस तरीके से आपको फॉर्म्स, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वो सब कुछ दिखाऊँगी। अच्छा, अगर मैं बोर्ड रिपोर्ट सिखा रही हूँ, जब तक आप बोर्ड रिपोर्ट देखोगे नहीं, आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे समझेगा? तो बोर्ड रिपोर्ट भी देखेंगे। ऑडिटर का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊँगी। फॉर्म्स है, तो फॉर्म दिखाऊँगी। तो इस तरीके से जब हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें देखते हैं ना, तो वो फिट हो जाती है माइंड में। तो हमने ओपीसी का कॉन्सेप्ट समझा, देखा नाम कैसे होता है। फिर ये छोटे-छोटे नोट्स हैं उसमें जो मैंने बनाए हैं। दीज़ आर स्टेप्स टू बी फॉलोड, क्योंकि वहाँ पर आता है कि नॉमिनी चेंज करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं, तो उसके मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं। हर सेक्शन के लिए आपको मैं नोट दूँगी। मैम क्यों इतना लिखवा रहे हो? ये दिया है ना प्रिंटेड फॉर्म में। ये सब बहुत ईज़ी होगा आपको लर्न करने में। आप इसी को ईज़िली सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे इन द एग्ज़ाम। आपको सिर्फ यही लिखना है। और क्या होता है ना, प्रिंट लर्न नहीं होता, लेकिन अपने हैंडराइटिंग में लिखी हुई जो नोट्स होती है ना, चीजें होती है ना, वो लर्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से वी विल राइट हैंड रिटन नोट्स। ओके? तो ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और फिर आप उसको लिखोगे। बहुत राइटिंग है हमारे लॉ के लेक्चर्स में, बहुत कुछ लिखना है। मतलब आपकी 300 पेज की बुक तो मैं भर ही दूंगी। क्यों? क्योंकि यही सब लर्न होता है फिर एग्जाम में। प्रिंट लर्न नहीं होगा आपसे, ये तुरंत लर्न हो जाएगा। ये स्टेप्स आपके दिमाग में ना एग्जाम में आएंगे। ओके, तो ये स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगी। अब रीड तो करना ही है ना, ऐसे कैसे इसमें से समझा दिया और हो गया क्या कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं नहीं, उसको आके रीड भी करेंगे। फिर हम टेक्स्ट बुक में, मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें आएंगे, रीड करेंगे, ऐसे हाइलाइट करेंगे, ठीक है? ऐसे हाइलाइट्स करेंगे। यहां पर आपको लिखना है रिफर नोटबुक पेज 15। मैं नहीं बोलूंगी आपको, आपको खुद से लिखना है। मैं रिमाइंड कराऊंगी,
लेकिन अगर मैं भूल गई तो आपको खुद से इसकी हैबिट बनानी है कि नोटबुक में 15 नंबर पेज पे इसका एक नोट है, वो जाके देखना, वरना आपको कैसे याद आएगा ना कि ओपीसी का नोटबुक में आपने कुछ चार्ट बनाया है, टेबल लिखी है, नोट्स बनाए हैं, स्टेप्स बनाए, कैसे याद रहेगा आपको? तो आपको लिखना है नोटबुक के ये पेज नंबर पे ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, ये खुद से आप आके लिखोगे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, understanding the concept with the help of handwritten charts. We will give reference of the page notebook page number in the concept book. फिर हम उसी को रीड करेंगे, कीवर्ड्स हाईलाइट करेंगे, स्मॉल नोट्स बनाएंगे टेक्स्ट बुक में ही. We will mention the type of questions which are generally asked on that topic. I will tell you, इस पे थियोरी क्वेश्चन आता है कि केस बेस्ड आता है, वो आप लिखोगे वहां पर. तो जैसे ओपीसी है, तो ओपीसी पे तो केस बेस्ड भी आता है, एमसीक्यू भी आता है, केस सिनेरियो एमसीक्यू भी आता है, मैं वो लिखवाऊंगी आपसे यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फिर हर लेक्चर के आगे के 15 मिनट हम रिवीजन के लिए रखेंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर में इतना कुछ आपको बता दिया. अगले लेक्चर में अगर आप बिना पढ़े आओगे तो कैसे चलेगा ना. तो नेक्स्ट लेक्चर के 15 मिनट हम सिर्फ रिवीजन ही करेंगे. 15 मिनट 20 मिनट जितना लगता है, क्योंकि डिपेंड्स हमने कितना कवर किया है. पहले हम रिवाइज करेंगे. मैंने तो 15 मिनट दिया विच इज सफिशिएंट, उसमें हो जाती है रिवीजन. हर 15 मिनट रिवीजन ही करेंगे हम. फिर कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ने में भी सेम, पहले चार्ट्स लिखेंगे, उसको टेक्स्ट बुक में से रीड करेंगे. लेक्चर ओवर, नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करेंगे जो पिछले लेक्चर में हुआ, प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर एक पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे. मैम इतना सब हो पाएगा क्या? मतलब पोर्शन भी तो कंप्लीट करनी है ना, आप इतना ऐसे करोगे? हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर में कोई टाइम पास नहीं होने वाला है. इसकी टांग खींचो, उसका हंसी मजाक करो, मेरे लाइफ स्टोरीज और दुख आपके साथ शेयर करूं. 1.5 घंटा अगर आप मुझे अपनी लाइफ का दे रहे हो, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं वो आपको 1.5 घंटे में प्रोडक्टिव लेक्चर दूं. 1.5 घंटा अगर आप बैठ रहे हो तो उसमें पढ़ाई होगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ की बातें नहीं होंगी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, मेरे आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंसेस, मैंने कुछ नया सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा. ये सब हो जाएगा उसमें. फुल चैप्टर की रिवीजन होगी. फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. आई विल पिक, ये यूनिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करना ही चाहिए, ऐसे आई विल पिक क्वेश्चंस. उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्लस एआई के जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. और फिर लास्ट में आप लिखोगे चैप्टर वाइज टेस्ट और एमसीक्यू के टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे. हर चैप्टर के लिए ये करना है आपको. पहले कॉन्सेप्ट समझो, उसको रीड करो, फिर उसको रिवाइज करो, उसको लर्न करो और टेस्ट लिखो. सब हो जाएगा, पूरी प्लानिंग है मेरी. ठीक है, तो ये मेरा अप्रोच है फॉर एवरी चैप्टर. आप बाद में रिकॉर्डिंग से ये लिख सकते हो. ठीक है, वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि मैं रुकूं आपके लिए, आप आके लिख लेना इसको शांति से. अच्छा, अब मुझे आपसे स्टेशनरी कौन सी चाहिए? तो स्टूडेंट्स, एवरी लेक्चर आई विल नीड दिस. आपको अपने पास कॉन्सेप्ट बुक तो रखनी ही है. ठीक है, मेरी जो कॉन्सेप्ट बुक है वो तो रखनी है. साथ में मुझे एक नोटबुक लगेगी, प्रेफरेबली अगर आपने खरीद लिए कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 200-300 पेजेस वाली होती है ना, हार्ड बाउंड वाली, वो ले लोगे तो अच्छा. जिसका हार्ड बाउंड कवर रहता है ना, थोड़ी महंगी होती है लेकिन सब में, या फिर वो एक स्पाइरल बाइंड वाली आती है, वो ले लेना. तो स्पाइरल बाइंड वाली होगी ना तो आप, और मोटी वाली लेना. ठीक है, जिसमें बहुत कुछ लिखना होगा. तो 200-300 पेजेस वाली स्पाइरल बाइंड वाली कोई भी ले लेना, या वो हार्ड बाउंड वाली ले लेना. ठीक है, और मुझे लगेंगे 3 कलर के पेन्स, ब्लू, रेड, ग्रीन. ठीक है, और मुझे लगेगा 3 कलर के
हाइलाइटर्स, preferably light colors. I prefer yellow, green एंड पिंक, मतलब यार रेड जो भी है, ओके क्योंकि मैं ये यूज करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्ट सेम मार्किंग आपके पास भी हो, क्योंकि हम ना डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो अलग अलग कलर से करते हैं, ये A B C, ठीक है। तो मैं ये कलर्स यूज करती हूँ जनरली, तो आप उसी को रेप्लिकेट कर सकते हो। तो हर लेक्चर में मुझे आपकी कॉन्सेप्ट बुक आपके पास चाहिए, नोटबुक चाहिए, प्रेफरेबली 200-300 पेज वाली स्पाइरल बाइंड होगी तो बेटर है, कलर के पेन्स चाहिए और हाइलाइटर्स चाहिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपकी मर्जी है, आप बीच बीच में लिख लो, जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ वैसे। मोस्टली इट विल बी एट द एंड ऑफ द चैप्टर ओनली, ठीक है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चाहिए तो चैप्टर वाइज कर लो, या फिर आप अपने नोटबुक में लास्ट के 50 पेजेस जो है ना वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, तो चैप्टर वाइज ही करेंगे, ठीक है। तो आगे आपकी थ्योरी हो गई, फिर लास्ट के 50-100 पेजेस में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, ओके। अच्छा, तो ये हो गया। आई होप यू आर क्लियर अबाउट आवर अप्रोच कि हम कैसे करने वाले हैं। पहले हैंड रिटन नोट से करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को रीड करके हाइलाइट्स कर लेंगे उसमें सब कुछ, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी। आई विल गिव यू PDF ऑल्सो, भाई ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपके पास मैं PDF फॉर्म में विद मॉडल आंसर मैं सब कुछ दे दूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करनी है, ठीक है। यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस एंड सेंड योर आंसर्स टू मी फॉर फीडबैक। तो ये मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन विद मॉडल आंसर, ताकि आपके पास वो हमेशा रहे। तो इस तरीके के न्यू क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि नहीं ये पहले पूछे थे लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे क्वेश्चन बैंक में से मैं पिक कर लूंगी, ओके। ऐसे हम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जो सिर्फ डिस्कस करेंगे, कुछ है जो मैं बोलूंगी अभी ये 3 है ना ये आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो कुछ 10-12 क्वेश्चन है जो हम डिस्कशन करेंगे, आई विल ट्रेन यू कि भाई ये लिखना है ये नहीं लिखना है, तो उसकी डिस्कशन होगी, और फिर 3 क्वेश्चन मैं दूंगी आपको कि ये अभी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन है वो क्लास में ही होगा, राइटिंग प्रैक्टिस फिर आपको घर से करनी है। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर्स, यस। अब ये आपका सिलेबस है, और उसकी जो वेटेज है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पर। आप अभी के अभी 5 मिनट ले लो, ये आपके टेक्स्ट बुक की जो देखो मेरी कॉन्सेप्ट बुक है ना उसमें ये इंडेक्स होगा, ये देखो यहाँ पे इंडेक्स है ना, इधर ये साइड में, यहीं पे लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर वेटेज लिखो, ये सेम। और अगर आपके पास अभी हाइलाइटर है, ऐसे ग्रुप्स बना लो, चलो लिखो। अभी मैं एक्सप्लेन करके कोई फायदे नहीं, आपको क्या समझने वाला, चैप्टर का नाम ही है सिर्फ, इधर वेटेज लिख लो लेकिन। गाइस आपके यहाँ पे ना चैट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो चैट रूम में आप लिख सकते हो, ठीक है।
Okay, I hope you have finished writing. Yes? और भी लिखना है आपको, ये वेटेज लिख लो ऑफ चैप्टर 2, 3 and 4, 5. डन? ओके. ये हो गई हमारी वेटेज. अब हम क्या सीक्वेंस में चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं? इसी सीक्वेंस में. तो पहले प्रिलिमिनरी, काइंड्स ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन, प्रॉस्पेक्टस. आई एम गोइंग टू गो इन दिस सीक्वेंस ओनली. ठीक है? तो सबसे पहले हम कंपनीज एक्ट से ही शुरू करेंगे. आई विल टीच एवरीथिंग एंड देन आई विल मूव टू अदर लॉज. बहुत सारी क्लासेस हैं जहां पर वो अदर लॉज पहले करते हैं. मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जोश अच्छा रहता है अपना. अगर मैं जितना आपको कंपनीज एक्ट करवा सकूं वो मेरे लिए फायदे में रहेगा, बिकॉज इसमें से मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं. सो आई फील कि अगर हम ये पहले कर लें तो ये करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ओके, चलो. तो ये हो गए हमारे चैप्टर्स, और मैं क्या सीक्वेंस में लेने वाली हूँ? इसी सीक्वेंस में. और आपको भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना है. ओके. हाँ. अब सीक्वेंस ऑफ स्टडी विल रिमेन लाइक दिस ओनली. ठीक है? सीक्वेंस ऑफ स्टडी इधर आपको चाहिए तो लिख लो. आपको स्टडी कैसे करना है? इन दिस सीक्वेंस ओनली. लेकिन आपको रिवीजन कैसे करनी है? इन रिवर्स ऑर्डर. ये सिर्फ कंपनीज एक्ट के लिए है, ये अदर लॉज के लिए नहीं बोल रही मैं. कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे ऐसे ही, लेकिन आप जब रिवीजन करने बैठोगे ना एग्जाम, और वन डे बिफोर द एग्जाम भी यही करना है, रिवर्स ऑर्डर. क्यों? क्योंकि इन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है. ओके. तो ये जो लास्ट के मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ ये जो पूरा है ना, ये सेकंड और थर्ड बंच, ये जो बंच है ना, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है. तो आप स्टडी ये सीक्वेंस में करोगे, लेकिन रिवीजन हमेशा, मतलब आप अगर सेल्फ स्टडी भी करने बैठोगे ना बाद में, वंस द पोर्शन इज ओवर, सेल्फ स्टडी भी करने बैठोगे ना, तो नीचे से ही स्टार्ट करना है आप, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो उल्टा ही आप रिवाइज करोगे हमेशा. ठीक है? और ये तो अलग ही है. एलएलपी, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फेमा, ये सब हम लास्ट में करेंगे. इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाता. कंपनीज एक्ट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके. तो ये हो गया हमारा जो सिलेबस है. अब एक बार पेपर देख लेते हैं आपके बुक में. ठीक है? ये एक पास्ट पेपर लिया है मैंने. दिस इज अ पास्ट पेपर. इट विल गिव यू एन आइडिया, क्योंकि पेपर पैटर्न कुछ फिक्स्ड तो है नहीं. तो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना, तो इसमें 3 मार्क्स, 2 मार्क्स पूछा है, बट क्वेश्चन 1A 5 मार्क्स का है. 5 ही है उसकी टोटल वेटेज. ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, नहीं, वेटेज 5 है. इंटरनली उन्होंने ये 3 मार्क, ये 2 मार्क, मतलब इसमें कम लिखना, इसमें ज्यादा लिखना. तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5, ऐसे देखो 4, 5, 4, 5, 4, 5 ऐसी वेटेज है. ये भी टोटल 5 मार्क्स, 4 मार्क्स. तो 4 और 5 यही वेटेज के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे. ठीक है? बट अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई पेपर पैटर्न फिक्स्ड नहीं है. कभी वो 4, 5 छोड़ के 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. ओके? तो वो चीजों पे टाइम वेस्ट मत करना. ऑल राइट. तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मुझे आज डिस्कस करना था वो सब डिस्कस हो चुका है.
अच्छा, डेज क्या है, टाइम क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। वी विल हैव लेक्चर्स ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 6 to 7:30 PM, ठीक है? 6 to 7:30। इट मे एक्सटेंड कि कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है मुझे। हो सकता है 10-15 मिनट इधर-उधर हो सकता है। बट ये आपका ऑफिशियल लेक्चर टाइमिंग रहेगा, ठीक है? आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, दैट आई विल शेड्यूल मोस्टली ऑन सैटरडे या फिर फ्राइडे, जैसा आप बोलो। फ्राइडे या सैटरडे को आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा, लाइव नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे फॉर राइटिंग प्रैक्टिस एंड यू विल राइट दोज क्वेश्चन, सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग। क्यों? क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने क्लास कर ली, तो थर्सडे आप एक बार या तो ब्रेक ले लो या आप रिविजन कर लो। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके पास उन्हीं चैप्टर्स को रिविजन करने का, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस गो थ्रू करने का, राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम रहता है। मैंने ये बहुत सोच के ही लिया है, क्योंकि अगर मैं आपको ब्रेक में करती रहूँगी ना, आज है, फिर 2 दिन के बाद है, फिर 1 दिन छोड़ के है, तो क्या होगा ना, आज पढ़ा, फिर 2 दिन बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर एक और कॉन्सेप्ट, तो राइटिंग प्रैक्टिस कब करें? वो नहीं पता लगता है ना। तो मैंने क्या सोचा, कंटिन्यूअस 4 दिन मिलते हैं, कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे ना, तो मतलब कल क्या पढ़ा था ना, वो आज याद रहता है। रिविजन भी हो जाती है और कंटिन्यूटी में कॉन्सेप्ट फटाफट समझ में भी आ जाता है। ब्रेक नहीं हो रही ना, तो आप कंटिन्यूटी में आपको याद है, हाँ मैम कल ही पढ़ा था, हाँ मैम कल ही पढ़ा था। तो 4 दिन पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, फिर 3 दिन जो ब्रेक है ना, क्योंकि अब 4 दिन में तो हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। ऐसे तो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो फिर आपके पास 3 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्वेश्चन आंसर गो थ्रू करने का, एमसीक्यू करने का, राइटिंग प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है, क्योंकि आपको पता है अभी 3 दिन लेक्चर नहीं है, अभी मुझे यही करना है। और फिर संडे फिर से मिलेंगे, तो 3 दिन का गैप मैंने ये क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, एमसीक्यू और इन सब के लिए रखा है। अगर मेरा चैप्टर हो गया, मैंने आपको बोल दिया भई अभी टेस्ट लिखो, टेस्ट पेपर्स आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये 3 दिनों में आपको टेस्ट वगैरह की पढ़ाई करके, लाइक थर्सडे, फ्राइडे आपने पढ़ाई कर ली, फिर सैटरडे आपने इवनिंग में टेस्ट लिख दिया। तो इस तरीके से 3 दिन में आप अपनी टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू सॉल्विंग, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, ये सब की प्लानिंग कर सकते हो। आई विल गाइड यू, डोंट वरी, अभी तो सिर्फ शुरू किया है ना। स्टूडेंट्स ये ज़रूर देखना, मैंने आपको गूगल का ड्राइव लिंक भेजा है। तो मेरा जो गूगल ड्राइव लिंक है ना, आपको ईमेल में ही आया होगा। उसमें क्या होगा, आपके पास एमसीक्यू की स्मार्ट बुक्स हैं, एमसीक्यू के टेस्ट पेपर्स हैं, ओके? एंड उसमें मेरे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं मैंने आपको। तो मैं जैसे ही बोलूँगी ना, अभी ये चैप्टर हो गया है ना, अभी इसका पेपर करना है आपको सैटरडे को, तो आपको गूगल ड्राइव में ही उसका टेस्ट पेपर मिल जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये अभी डाउनलोड मत करो, डोंट डाउनलोड नाउ। क्यों? जब टेस्ट लिखना होगा ना तभी करो। कभी-कभार क्या होता है ना, हम भी थोड़े से इवॉल्व होते रहते हैं ना, मुझे लगता है यार ये टेस्ट ना बहुत सिंपल हो जाएगा यार, थोड़ा और डिफिकल्ट डाल देती हूँ, ये थोड़ा चेंज कर, तो ना मैं क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। तो आपको जब टेस्ट अनाउंस किया जाएगा ना क्लास में कि भई अभी टेस्ट लिखना है, उसके बस तुरंत तभी डाउनलोड करना पेपर, ठीक है? अभी से मत डाउनलोड करके रखो। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, ये मत करना, ये टेस्ट के पहले ही करना, ठीक है? तो ये सब आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कल संडे है, लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट सेशन टुमारो। यस, तो ये एक मुझे लगा छोटा सा ओरिएंटेशन अगर मैं आपको कर लूँ, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैम का क्या अप्रोच रहने वाला है। हमको कैसी तैयारी रखनी है, मतलब आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 6 टू 7:30 लॉ पढ़ना है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रिविजन करनी है, टेस्ट लिखने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 1 डेढ़ घंटा ही चाहिए मुझे आपका। एमसीक्यू, राइटिंग प्रैक्टिस 1 आवर चाहिए बस।
वो तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? तो रिविज़न कर लो, 3 दिन ब्रेक ले लो, रिविज़न करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, टेस्ट पेपर लिखो, फिर संडे वापस मिलो, हमारा साइकिल कंटिन्यू रहेगा। ओके? तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग टुडेज़ सेशन। कल फिर से मिलेंगे। प्लीज़ कीप दीज़ थिंग्स रेडी हाँ? कॉन्सेप्ट बुक लगेगी मुझे। कहाँ लिखा था वो मैंने? हाँ, तो मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत लगेगी कल। कॉन्सेप्ट बुक, नोटबुक, 3 कलर के पेन और 3 कलर के हाइलाइटर्स। शुरू में आपको लगेगा मैम बहुत स्लो जा रहे हो आप। आई विल पिक अप पेस, डोंट वरी। शुरू-शुरू में आपको लगेगा मैम बहुत स्लो लग रहा है, कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं है। धीरे-धीरे वी विल पिक अप पेस। ओके? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इस पर्टिकुलर लेक्चर की रिकॉर्डिंग थोड़े टाइम में अपलोड हो जाएगी। इसी तरह बाकी लेक्चर्स की भी रिकॉर्डिंग आई विल ट्राई कि 9-9:30 तक अपलोड हो ही जाए। ताकि कभी-कभार ऐसा होता है नोट बहुत लंबा होता है, तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ रिकॉर्डिंग में देखना, अभी समझ लो। राइटिंग तो आप बाद में भी कर सकते हो ना, मैं आधा घंटा रुकूँगी आपके लिए वो राइटिंग उसमें बहुत टाइम जाता है ना, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। आई विल एन्श्योर कि 9 तक रिकॉर्डिंग आ ही जाए। ऑलराइट? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडेज़ सेशन। आई विल सी यू टुमारो एट 6 पीएम। कोई भी डाउट है, तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट ड्यूरिंग द लेक्चर थ्रू चैट। कभी आपको लगता है नहीं मैम बात करनी है, इतना सब एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, लेक्चर के बाद आप मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट? प्लीज़ फ़ील फ्री, ये मत सोचना कि मैम क्या सोचेगी, अभी तो लेक्चर कंप्लीट हुआ है, हम परेशान कर रहे हैं, रोज़-रोज़ कॉल कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट माइंड। यू कैन कनेक्ट विद मी, कोई भी डाउट होगा, अभी लिख के रखो, लेक्चर के बाद आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इफ यू फील टाइपिंग इज़ नॉट पॉसिबल, बहुत लंबा डिस्कशन है। ओके? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। कल भी इसी तरह से आप जॉइन करना एट 6 पीएम। आई विल सी यू देयर एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक।